व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए मौजूद है MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा आमिर सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सिद्दीकी साहब, अब पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूं आज, क्योंकि इंडिया को आज पूरी दुनिया देख रही है, वहां पे स्टूडेंट्स तलबा एहतजाज कर रहे हैं, वहां बात हो रही है कि जमहूरियत मजबूत है इसलिए तलबा एहतजाज कर सकते हैं। वहां पे तालीम का निज़ाम पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। वो लोग साल में 35,000 PhD पैदा करते हैं, हमने 1947 से 35,000 PhD पैदा नहीं किए। और हमारे यहाँ तो तलबा एहतजाज नहीं कर रहे हैं, इवन दो कि हमारे यहाँ भी पेपर लीक है, तालीमी निज़ाम तबाह बर्बाद है। आपकी नज़र में आज पाकिस्तान को, पाकिस्तानी हुक्मरानों को, ताकतवर हल्कों को भारत से क्या सीखना चाहिए, कॉकरोच जनता पार्टी से क्या सीखना चाहिए, नौजवानों की हालत को देखकर क्या सीखना चाहिए? आमिर सिद्दीकी साहब। जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, भारत के अंदर जो एक एहतजाज चल रहा है, वो जो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसियाँ हैं, वो मुसलमान मुखालिफ मुल्क एज आ पाकिस्तान हमारे ख़िलाफ़ उनकी पॉलिसियाँ, जो कि भारत आज पूरी दुनिया में तना खड़ा है। आज उन्होंने जो इंडिया के अंदर अलम उठाया हुआ है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके घर छीने जा रहे हैं, वो तो एक अलग बात है। मगर जहाँ तक उनकी पॉलिसी की बात करेंगे, उन्होंने तालीम के अंदर जो काम किया है, आप उसको उठा के देख लें। पूरे अमेरिका के अंदर, पूरी मिडल ईस्ट के अंदर कौन लोग हैं जो आज IT का बिज़नेस कर रहे हैं? आज कितने PhDs हैं? आज वहाँ का जो तालीमी निज़ाम है, क्या वो उनके पास इतना वो नहीं है कि वो सारे PhDs वहीं पे तालीम हासिल कर रहे हैं? आप रेशो उठा के देख लें, कितने उनके लोग हैं जो मिडिल हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं। पाकिस्तान की तालीम इस तरह से हो गई कि आप अगर अपने बच्चे को इंटर करवाते हैं या आपका बच्चा A लेवल कर लेता है, तो हम फ़ौरन कोशिश करते हैं कि लंदन में, बरतानिया में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के किसी भी जगह पे जहाँ हमें एडमिशन मिल सके और जो हम अफोर्ड कर सके, तो हम अपने बच्चों को वहाँ भेजने की करते हैं। आज आपके मुल्क का तालीमी निज़ाम बिल्कुल तबाहकुन हालत में और ख़त्म हो चुका है। ये तालीमी निज़ाम नहीं है। ये आप समझ लें, आप सिर्फ मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं। आप देखें, सिंध के अंदर अभी बच्चे NAD जब टेस्ट लेती है तो 100% सिंध के बच्चे फेल हो जाते हैं, चंद लोग पास होते हैं। तो ये आपका तालीमी निज़ाम आपके सामने है कि हमने तालीम के ऊपर कोई काम नहीं किया, हमने सिर्फ सियासत की है। ये हमारे सियासतदानों का क्या धरा है? आज इंडिया के अंदर जो जमहूरियत है, वो क्यों है? कहते हैं वहाँ के जो सियासतदान हैं, उन्होंने फैक्ट्रियाँ नहीं बनाई, उन्होंने कोई 7-7 गाड़ियों के या 10-10, 20-20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नहीं घूमते। आज हमें उनसे सबक सीखना चाहिए, 2 सबक सीखने चाहिए हमारे सियासतदानों के। उनके सियासतदानों को देख लें। और आज आपने जो यूथ की बात की है कि उन्होंने अपने यूथ के लिए काम किया है, हमारे यूथ के लिए आज तक कोई काम नहीं हुआ। हमारे सियासतदानों ने सिर्फ उनको लाल बत्ती के पीछे लगाया, लॉलीपॉप दिया। कोई भी यूथ के लिए कोई अपनी तस्वीर लगा के लैपटॉप बांट रहा है, कोई अपनी तस्वीर लगा के कोर्स दे रहे हैं, कोई बैग दे रहा है। तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आपने कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटियाँ कायम नहीं की। अगर आप जब बात करते हैं मार्शल लॉ की, तो आज मार्शल लॉ दौर की भी आप चीज़ें उठा लें। ये जनरल अयूब खान थे, जिनके टाइम में ट्रांसमिशन लाइन, पहली ट्रांसमिशन लाइन पाकिस्तान में बिछी है। तरबेला मंगला डैम किसके टाइम पे बने, किसके टाइम पे बैराजेस बने? ये सिविलियन गवर्नमेंट ने, कितने सिविलियन गवर्नमेंट जब आई है, तो जो नारे लगा के आए, जो मंशूर लेके आए, किसी ने भी अपने मंशूर पे काम नहीं किया। अगर करते तो मेरा मुल्क और ये मेरे बच्चे, नौजवान इस सूरत हाल में नहीं होते। और जो एहतजाज की बात है, उनको एहतजाज इसलिए नहीं हो पा रहा कि उनको इस सिस्टम पे भरोसा नहीं है। जो सिस्टम सियासतदानों के अंडर में है, उनको पता है कि ब्यूरोक्रेसी, कोई भी एहतजाज हो, कुछ भी हो, ये ब्यूरोक्रेसी उसका इस होते हुए कोई एहतजाज की अहमियत नहीं होगी। हम ये कहते हैं कि एक मुनज़्ज़म निज़ाम लाया जाए। आप देखिए, हम पार्लियामेंट के अंदर यही बात करते हैं कि ये तालीम का निज़ाम उठा लें, सेहत का निज़ाम उठा लें, आप वुमेन डेवलपमेंट ले लें, वुमेन को एम्पावरमेंट लें, कुछ भी नहीं हो रहा। आज मुझे पार्लियामेंट में आए हुए तीसरा साल हमारा ख़त्म होने को है, तो मगर हमने देखा है कि कोई भी जो वादे किए जाते हैं, जो जितनी फंडिंग्स है, सारा पैसा करप्शन की नज़र हो रहा है। कोई तालीम पे, सेहत पे, पुलिस पे, कोई कम्युनिटी पे काम नहीं। हमारे तलबा खामोश क्यों है? इंडिया में तो तलबा बड़े निकल रहे हैं, नौजवान बड़े निकल रहे हैं, हमारे यहाँ तो नौजवान चुप है, ना तलबा निकल रहे हैं ना नौजवान। क्यों नहीं? देखिए, तलबा जो एहतजाज कर रहे हैं, आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन उठा लें, सिंध के सारे तलबा एहतजाज पे हैं कि हमें नौकरी नहीं दी जा रही, हमें जानबूझ के फेल किया गया। सारे सिंध पब्लिक के अंदर केसेस लेके कोर्ट में जा चुके हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। अब किस वहाँ पे कौन FIR कटवा रहा है? सिंध पब्लिक और सिंध गवर्नमेंट उन लोगों के खिलाफ एहतजाज FIR कटवा रही है जो कि सिंध से जिनका ताल्लुक है। तो आज आपके निज़ाम पे हर किसी ने सवाल उठा लिया है
चाहे वो लाड़काना का बच्चा हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे नवाब शाह का बच्चा हो, वो सारे सरापा एहतजाज हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पीछे एहतजाज में हैं। आज उनको जॉब्स नहीं मिल रही, उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं, मगर एक जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वो उनको मुहैया नहीं किया जा रहा। उसकी मेन वजह कि आपने जब यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेज के अंदर जो हमारी एसोसिएशंस होती थी, जो हमारी तलबा तंजीमें थी, वो सारी आपने बैंड लगा दिया है। अगर आज तलबा तंजीम से आप बैंड हटा लें, आप देखें कि मैं समझता हूँ कि शायद इन गवर्नमेंटों का, चारों सूबों की और फेडरल गवर्नमेंट का 2 महीने चलना भी मुश्किल हो जाएगा। वाह, आगे बढ़ते हैं हुजूर। हुजूर, कुछ जमहूरियत की बात करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि भारत की जमहूरियत बड़ी मजबूत है, वहाँ 1947 से लेकर आज तक कोई मार्शल लॉ नहीं आया। हमने तो आधी से ज़्यादा जिंदगी मार्शल लॉ में देखी, और इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम में, उसमें भी मार्शल लॉ का बड़ा किरदार है। आज जब नवाज शरीफ साहब भले सैटायर में, तंजिया, मजाक में ये कह दें कि मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर का वजीर आज़म बनना चाहता हूँ, उससे लगता यह है कि हर कोई कुर्सी के पीछे भाग रहा है, हर कोई पावर की खातिर कुछ भी करने को तैयार है। वही खानदान पाकिस्तान पे बादशाहत अपनी, जमहूरियत तो नहीं कहूँगा, बादशाहत अपनी कायम रखेंगे और उनका कोई बाल भी बीका नहीं कर पाएगा। आज मुल्क में हमारे जमहूरियत कहाँ खड़ी है, ये मद्देनजर रखते हुए जवाब दीजिएगा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में कुछ ज़्यादा सीटें नहीं हैं, पर वहाँ भी इलेक्शन कमीशन ने 7-7 दिनों के वक्फे के साथ मुख्तलिफ हल्कों में इलेक्शन कराने का ऐलान किया है, जिससे मालूम पड़ता है कि प्री पोल रिगिंग का भी एक तरीका है जो कि इस वक्त आजमाया जा रहा है। और इलेक्शन कमिश्नर की, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की, तो क्या ही बात है, उनको तो पूरी कौम 21 तोहफों की सलामी भी देती है और उनसे बड़ा प्यार भी करती है, क्योंकि उन्होंने जो तोहफे दिए हैं जमहूरियत के, किसी और ने नहीं दिए आज तक। आपकी नज़र में ये जमहूरियत पाकिस्तान की कहाँ खड़ी है? कब तक मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहां रहेंगे और मुल्क में ऐसे ही निज़ाम चलता रहेगा? देखिए, इसमें बड़ा डीप में आपको जाके देखना पड़ेगा। जब हम मुल्क की तारीख पढ़ते हैं तो मुल्क की तारीख में क्या है कि जब सिविलियन गवर्नमेंट आई है, मार्शल अच्छी चीज़ नहीं है, इसको हम कभी भी इंडोर्स नहीं करते, मगर आप मुझे बताएं कि जब जनरल अयूब खान का दौर था तो मुल्क के हालात क्या थे? जनरल ज़िया-उल-हक ने जब भागदौड़ मुल्क की संभाली तो क्या सूरत हाल थी? प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने मुल्क की सूरत हाल, आज ये जो सियासतदान हैं इन्होंने 3-3 दफ़ा बारियाँ लगाई हैं। मैं नाम नहीं लेता, दो ही हमारे पास ख़ानदान हैं जिन्होंने बारियाँ लगाई, उन्होंने हुकूमतें ली। उसके बाद आज क्यों इनकी हवस बढ़ चुकी है कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, वो कहते हैं कि मुझे एक छोटे जगह का भी वज़ीर आज़म बना दो। और किससे डिमांड कर रहे हैं? शहबाज शरीफ से। अब उनको पता है कि शहबाज शरीफ नहीं बना सकते वज़ीर आज़म, उसके बाद भी उनकी ख्वाहिश है कि मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनूँ। क्यों? तो शहबाज शरीफ उसको तो मना सकते हैं ना जो उनको बना सकते हैं वज़ीर आज़म। अब देखें उनकी ख्वाहिश क्यों है कि उनको पता है कि कुर्सी ले के ही हम अरबपति और खरबपति बनते हैं। हम बैरून मुल्क में प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं, हम अपने मुल्क से पैसा निकालते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। जिस तरह भी वज़ीर दाखिला साहब ने कुछ मंथ पहले कहा कि 100 अरब डॉलर मुल्क से, 200 अरब डॉलर मुल्क से बाहर, या 100 अरब डॉलर बाहर चले गए। तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने सियासत को बिज़नेस बना लिया है। अब ये बिज़नेस तो समझ सकते हैं कि इन्होंने सियासत को बिज़नेस की तरह कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि हमारे पास इक़्तिदार, हर हाल में इक़्तिदार हमें रहना है, और अभी उस इक़्तिदार को ख़रीदने की कोशिश करते हैं। पैसा इनके पास मौजूद है, निज़ाम मौजूद है, तो इनकी पूरी कोशिश होती है कि हम इक़्तिदार को ख़रीदें। आज देखें, कोई भी चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, जो इन्होंने अपने अपने मंशूर दिए, इनके हुकूमतों के टाइम उठा लें, इनके मंशूर उठा लें। आज आप देखें किसी सूबे में क्या ये अपने मंशूर पे अमल करा सकें? इन्होंने जो नारे लगाए थे, रोटी कपड़ा मकान, आज का मकान मिल चुका है, रोटी मिल चुकी है, कपड़ा मिल चुका है। रोटी महंगी हो रही है, हर रोज 25-30 रुपए। आप देखें कि 50 साल इन पार्टियों को हो गए, तो ये पार्टियां अपने मंशूर पे अमल वो भी तो यही कहते हैं कि आप भी हर हुकूमत में आके अपनी कुर्सी संभाल लेते हैं। बिल्कुल, हम हुकूमत में रहें और अभी भी हम हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। आज इस हुकूमत में रह के हमने 40 अरब रुपये प्राइम मिनिस्टर से पैकेज लिया हुआ है, जो कि सिंध गवर्नमेंट उस पर काम करने की इजाज़त नहीं दे रही। सिंध गवर्नमेंट ना NOC इशू कर रही है, और जब काम की NOC इशू होने के टाइम आता है तो पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जाते हैं प्राइम मिनिस्टर को शर्त लगा देते हैं कि आपने अगर MQM को काम करने दिया, अगर एक्निक से स्कीमें मंजूर की, तो हम आपके साथ बजट पास नहीं होने देंगे, ना हम आपकी कानून साजी में और बिल में किसी में हिस्सा लेंगे। तो आखिर क्या करें? ये हम हर चैनल पे, हम असम्बलियों में, हम हर मुलाकात में ये चीज़ उठा रहे हैं कि खुदारा ये पैसा इस शहर में लगना है, कोई मेरे आपके घर में नहीं लगना, ये शहर की फलाह बहबूद के लिए खर्च होना है। जो कि मैं ये भी इस बात को कहूँगा कि पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है रोड बनवाना, स्कूल बनवाना, कॉलेज बनवाना, मेन होल बनवाना, पानी की लाइन, सेवरेज, इस पार्लियामेंटेरियन का काम नहीं। यही वजह है जो आप कह रहे हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए।
क्योंकि हर जगह पे मरीम नवाज भी नेम प्लेट लगा रही हैं, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह भी लगा रही हैं। उनका काम नहीं है, ये लोकल बॉडीज़ का काम था, जिसकी वजह से आज मुल्क इस हाल में पहुंचा है। काश लोकल बॉडीज़ मजबूत होती, पार्लियामेंटेरियन कानून साजी करते, मुल्क को आगे निकालते। वो उन्होंने अपना काम साइड में रखा और वो उस काम में आ गए जहाँ से सारा सिस्टम चलता है। उनको पता है कि जब हम टेंडर करेंगे, ठेके बांटेंगे, तो सारा सिस्टम हमारे पास आएगा। तो वो 18वीं तरमीम के बाद जो उन्होंने इख्तियारात चारों सूबों ने लिए, एक चीफ मिनिस्टर होता है जिसके डिस्पोजेबल पे सारा बजट होता है। अब वो चाहे रोड्स बनवाए, चाहे पानी की लाइनें डलवाए, आप ना उससे सवाल कर सकते हैं, ना उसका एहतसाब कर सकते हैं। तो ये सारा ताकत का सर चश्मा होता है। तो इसलिए हर किसी की ख्वाहिश है कि मेरे पास इक़्तिदार हर हाल में रहे, चाहे मुझे क्या भी करना पड़ जाए। आगे बढ़ते हैं आमिर भाई। आमिर भाई ये बताइए मुझे, इस वक्त जो है कराची की बात करना चाहूँगा। कराची में जराइम बड़ी तादाद से बढ़ रहे हैं। डकैती मुज़ाहमत में को 45 लोग मर चुके हैं इन 6 महीनों में, को 245 के करीब कत्ल भी हो चुके हैं। रोज कोई ना कोई क्राइम बढ़ रहा है। और अफकोर्स स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की बड़ी वजह है मुआशी हालात। आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे, 21 साल की बुलंद तरीन बेरोजगारी, महंगाई, हर 3 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ जाता है, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, रोटी की कीमतें। अब जीना कुछ मुश्किल सा हो गया लोगों का। लोग अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, माएँ जहर दे रही हैं बच्चों को, बाप ज़िबा कर रहे हैं बच्चों को, बच्चों की ज्यादती के वाकयात, उनकी किडनैपिंग के वाकयात, बहुत बुरे हालात हो गए हैं। और कराची में आपकी नज़र में कोई सोल्यूशन है, कोई मुस्तकबिल है, कोई मशवरा है आपके पास नौजवानों के लिए? सर देखिए, सबसे मेन चीज़ ये है कि सिस्टम आपका इस सूबे का 100% कलप्स हो चुका है। जब डीजल और पेट्रोल 450 पे जाता है, जब ट्रांसपोर्टर और सारे लोग रेट्स बढ़ा लेते हैं, उसके बाद जब दोबारा रिवर्स होता है तो वो कोई रेट्स कम नहीं करता। उसके बाद वो इंतज़ार करते हैं कि अब जब 250 से फिर 5-5 रुपये बढ़ना शुरू हुए हैं, तो वो फिर उसके बाद रेट्स बढ़ा रहे हैं। उनके 4 यूनियन के लोग होते हैं, एहतजाज करते हैं, ट्रांसपोर्ट बंद कर लेते हैं। वजह कि आपकी नाकामी, आपके पास आपकी जो इंटेलिजेंस है या आपकी जो पुलिस की जो कारकर्दगी, वो 0/0 है। आपकी इम्प्लीमेंटेशन चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब ने 0/0 कर दिया। अगर जब आपके पास इंतजामिया, कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर, ये सब घरों में बैठे हुए हैं, अपने ऑफिसों में बैठे हुए इंतज़ार करते हैं कि शाम को ठेले पतारों से और जो हमें सिस्टम से पैसा आएगा वो हमें काउंट करना है। बाकी अगर ग्राउंड पे मौजूद हो तो आप देखें कि जो प्राइस बढ़ते हैं तो बढ़ा लिए जाते हैं, जब रिवर्स होते हैं तो कोई रिवर्स नहीं करता। तो आपका इंतज़ामिया फेल्यूर हो चुका है। अब आपके पास कोई सूबे में हुकूमत है ही नहीं। आप देखिए, यहाँ पे आप जाएं, किसी भी आप जगह चले जाएं, सेफ सिटी के ऊपर जो कैमरे लगाए गए, क्या आपने सिर्फ चालान के नहीं लगाए? आज मोबाइल, आप बाहर निकलें मोबाइल छीनता है, आपका वॉलेट छीन लिया जाता है, डेली बुनियादों पर डकैतियाँ हो रही हैं, बाइक चोरी हो रही हैं, कारें चोरी हो रही हैं। इस सेफ सिटी निज़ाम से आपने रिकवरी क्या की है? ये 2006 में आपने शुरू किया था। कोई मोबाइल आपसे आप वापस दिलवा पाएँ लोगों के? क्या जो बाइक चोरी हो रही है वापस मिल रही हैं? क्या जो कारें चोरी होती हैं वो सेफ सिटी के कैमरों से हमें वापस मिल पाएंगी? कितना आपने रिकवरी का रेशो है? सेफ सिटी के कैमरा हुकूमत ने कितने लगाए और प्राइवेट सेक्टर ने कितने लगाए? देखिए, प्राइवेट सेक्टर, देखें आज ये हो गया कि आप चैनल्स पे टैक्स खुद भर रहे हैं और आपने अपनी सिक्योरिटी खुद की भी, आपके गार्ड्स भी मौजूद हैं, आपने अपने कैमरे भी लगाए हुए हैं, और हम टैक्स जो रियासत को दे रहे हैं और जो गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो उसके बदले हमें % भी हमें बेनिफिट्स नहीं मिल रहा। मेरे टैक्स के आपके टैक्स से मुल्क चलता है। और उसके बाद जो है ना, कराची के रहने वालों ने, बिजनेस कम्युनिटी ने और सिटीजन पुलिस कराची CPK के नाम से तंजीम है, बड़ा अच्छा काम किया है। 65,000 कैमरास कराची में इन्होंने इंस्टॉल किए हैं। पुलिस और हुकूमत ने कोई 10-12 हज़ार मुश्किल से इंस्टॉल किए होंगे। सैडली नहीं, 6,000 से सेफ सिटी 6,000 से भी ऊपर नहीं पहुंच पाया। और 2006 से उनका प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, 2026-20 सालों में। आप सोचे ना कि जो सेफ सिटी का, आप इस देखें न्यूयॉर्क में भी लोग बाहर से आते हैं, अब मुझे ये बताएं, अब लग ये रहा है कि MQM का पत्ता भी साफ किया जा रहा है, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आज MQM ही है जो शहर की आवाज़ बनी हुई है। आज अगर पीपल्स पार्टी को कोई उनकी जो नाकामी है, उनका जो फेलियर है अगर उठा रहा है, तो असेंबली में वाहिद MQM पाकिस्तान है। आप जाके देखें कि जिस तरीके से बजट इजलासेस में और जो असेंबली के फ्लोर पे हम हर चीज़ उठा रहे हैं कि आप किस तरीके से तेज़ी से आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। खुदारा गवर्नमेंट को ठीक करें, इस शहर का हक है, ये शहर मुल्क चलाता है, मुल्क के लिए टैक्स इकट्ठा करता है। तो आपने किसी जगह पे भी, आज जब आपने ट्रैफिक पुलिस की ये हालत है कि ट्रैफिक पुलिस के तकरीबन एहलकार अपनी ट्रांसफ़र वापस करा के यूनिफॉर्म अपने जा चुके हैं थानों पे और SSP रिश्वत नहीं कमा पा रहे, इसलिए रिश्वत नहीं कमा पा रहे, आज वो वापस जा चुके हैं। आज शहर के अंदर कहीं ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद नहीं होते, आपको खड्डों वाली रोडों से जाना पड़ता है।
आप मोबाइल आपके हर दूसरे दिन स्नैच हो जाते हैं, आपकी बाइक चोरी हो सर जाती शारा है। भुट्टो तो बन गया ना? जी शारा भुट्टो बिल्कुल बन गया। देखिए 20 साल में अगर एक शारा भुट्टो बनाए तो लियारी एक्सप्रेस पे भी बना था। एक शारा भुट्टो को इन्होंने इतना उसको बड़ा बना दिया है कि वो शारा भुट्टो भी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बना है। आपने एनएफसी के पैसों से नहीं बनाया, वो भी आपने एक प्राइवेट बंदे को हायर किया, उसने बैंक से लोन लेके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनाए। आपने जो 25,000 अरब रुपए वफाक से लिए 20 सालों में, उस पैसों से नहीं बनाया। तो आप एक प्रोजेक्ट बनाते भी हैं, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। आपने इतना पैसा लिया और उसके बाद आप कोई एक यूसी कराची की छोड़ दें, आप किसी भी सक्कर, नवाबशाह, लाड़काना कोई एक यूसी डिस्ट्रिक्ट दिखा दें जहाँ पे पीने का साफ पानी मिलता हो, सेवरेज के मसाइल हल हो, स्कूल की बुक मिलती हो और मेडिसिन अस्पताल में जाएं तो गरीब को मेडिसिन मिलती हो। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सिद्दीकी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी आमिर साहब की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे IR एक्सपर्ट डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग आवाज टीवी।